आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स का लेक्चर 14। क्या बात करेंगे? लेक्चर 14। इससे पहले हमने क्या बात करा था? लेक्चर 13 में क्या बात करा था हमने? आर्टिकल 21 की बात करी थी। आर्टिकल 21 राइट टू आर्टिकल 21 में हमने क्या बात करा था? आर्टिकल 21 में हमने बात करा था राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उसके बाद राइट 21 ए में बात करा हमने राइट टू एजुकेशन, और आज हमने बात करना है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। मान लिया जाए किसी का अरेस्ट हो गया या किसी को डिटेन कर लिया गया, अब उसके अगेंस्ट क्या प्रोटेक्शंस हैं, किस तरीके से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, हमने इससे पहले क्या बात कर रखा था? हमने आर्टिकल 19 बात कर रखा था। आर्टिकल 19 में हमारे पास 6 राइट्स थे। क्या क्या? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा राइट टू असेंबली, तीसरा राइट टू एसोसिएशन, चौथा राइट टू मूवमेंट, पांचवा राइट टू रेसिडेंस, छठा राइट टू प्रोफेशन। ये हमारे क्या थे? ये हमारे छह राइट्स है, और ये सिर्फ किसके लिए अवेलेबल थे? सिटीजन के लिए अवेलेबल थे। आर्टिकल 20 में हमने क्या बात करा? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, सिर्फ ये क्रिमिनल के लिए अवेलेबल थे। नो डबल जियोपार्डी, ठीक है, और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये हमने आर्टिकल 20 में बात कर ली। आर्टिकल 21 में हमने क्या बात करा? आर्टिकल 21 में बात करा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। एक गोपालन केस और मेनका गांधी केस के बारे में डिस्कस करा। आज हमने डिस्कस करना है आर्टिकल 21 ए राइट टू एलिमेंट। हमने आर्टिकल 21 ए में भी क्या डिस्कस किया? राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। आज हमें डिस्कस करना है आर्टिकल 22, जो कि क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसके बारे में बात करेंगे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 कहता है ग्रांट्स प्रोटेक्शंस टू पर्सन्स हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड। आर्टिकल 22 क्या ग्रांट करता है? प्रोटेक्शन ग्रांट करता है किसके अगेंस्ट? जो कि अरेस्ट किया गया है, जिनको अरेस्ट किया गया है और जिनको डिटेंड किया गया है, उनके अगेंस्ट में प्रोटेक्शंस। अब क्या प्रोटेक्शन देता है? डिटेंशन इज ऑफ 2 टाइप्स। डिटेंशन 2 टाइप का है। पहला है प्यूनिटिव डिटेंशन और दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन का क्या मतलब है? प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब है इज टू पनिश ए पर्सन फॉर ए ऑफेंस कमिटेड बाय हिम और हर आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शंस इन ए कोर्ट। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब है कि जिन्होंने क्राइम कर लिया है, जिनका ट्रायल हो गया है, जिनको कोर्ट में कन्विक्शन मिल गया है, अब उनको पनिश करना है, ये तो प्यूनिटिव डिटेंशन है। उसके लिए उसको अरेस्ट किया गया, मीन्स उसको सजा देने के लिए अरेस्ट किया गया। में सारा काम हो गया, ट्रायल हो गया है, कन्विक्शन हो गया है कोर्ट में, सारा चीज कमिट हो गया, ऑफेंस कमिट हो गया है, उसके बाद उसको डिटेन किया गया है या उसको अरेस्ट किया गया है सजा के लिए। मीन्स इसका पर्पस क्या है? पुनिटिव डिटेंशन का क्या पर्पस है? पनिश ए पर्सन फॉर एन ऑफेंस, पनिश करना, पर्सन को पनिश करना उसके ऑफेंस के लिए। दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या है? ऑन द अदर हैंड मीन्स डिटेंशन ऑफ ए पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय कोर्ट। बिना ट्रायल का, बिना कन्विक्शन का कोर्ट ने क्या कर लिया? बिना ट्रायल, बिना कन्विक्शन के कोर्ट ने क्या कर लिया? डिटेन कर लिया, या पुलिस ने क्या कर लिया? डिटेन कर लिया। इट्स पर्पस इज नॉट टू पनिश ए पर्सन। इस पर्पस से मीन्स इसका पर्पस मीन्स इस डिटेंशन का, प्रिवेंटिव डिटेंशन का पर्पस ये नहीं है कि पनिश करना है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का पर्पस है फॉर ए पास्ट ऑफेंस बट टू प्रिवेंट हिम और हर फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस इन द नियर फ्यूचर। मीन्स नियर फ्यूचर में कोई ऑफेंस ना कर दे या कोई क्राइम ना कर दे, उस पर्पस से इसको डिटेन किया गया है। ये आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स उस पर्पस से इसको डिटेन किया गया है कि वो नियर फ्यूचर में कोई क्राइम ना कर दे। ठीक है, दस प्रिवेंटिव डिटेंशन इज ओनली ए प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड बेस्ड ऑन सस्पिशन। सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर से प्रिवेंटिव डिटेंशन, और सिर्फ सस्पिशन के बेस पे क्या कर लिया? इसको अरेस्ट कर लिया गया। ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन। आर्टिकल 22 है 2 पार्ट्स। आर्टिकल 22 के पास 2 पार्ट्स है। क्या क्या है? द फर्स्ट पार्ट डील्स विद द केस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ। पहला पार्ट किससे डील करता है? ऑर्डिनरी लॉ के केस से डील करता है। एंड द सेकेंड पार्ट डील्स विद द केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। सेकेंड पार्ट किससे डील करता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन से डील करता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या करता है? द फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 22 कन्फर्स द फॉलोइंग राइट्स ऑन ए पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर द ऑर्डिनरी लॉ। किसी भी पर्सन को अगर अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है ऑर्डिनरी लॉ के अंदर,
उसके पास कुछ कुछ राइट्स हैं। क्या क्या अधिकार है? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। जिस जगह पे हमने अरेस्ट किया उस टाइम पे उनको इन्फॉर्म करना है कि हमने किस बेसिस पे अरेस्ट किया या क्यों आपको अरेस्ट किया, ये बताना है। दूसरी बात है राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर्स। मीन्स एक वकील दिया जाएगा उनको ताकि वो उनको डिफेंड कर सके। तीसरी बात है राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम। जर्नी टाइम को एक्सक्लूड करके 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। मान लिया जाए हमें डिटेंशन किया गया हरियाणा से, हमें बिहार जाना है, बिहार लेके जाना है, तो इस जर्नी के टाइम पे क्या हो जाएगा, इस जर्नी में जो टाइम लगा उसको एक्सक्लूड कर देना है और 24 घंटे के अंदर, एक्सक्लूड करने के बाद 24 घंटे के अंदर क्या करना है, मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है। ठीक है। राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑथराइज फर्दर डिटेंशन। अगर 24 घंटे के अंदर पेश नहीं कर पाया मजिस्ट्रेट के पास या मजिस्ट्रेट ने ऑथोरिटी नहीं दिया कि हाँ आपको इसको रखना है, तो वो रिलीज करना होगा। 24 आवर्स के बाद क्या करना पड़ेगा, उनको रिलीज करना पड़ेगा। तो ये क्या है, फर्स्ट पार्ट है कि जब प्यूनिटिव डिटेंशन हुआ उस टाइम पे या जिस टाइम पे अरेस्ट हुआ उस टाइम पे हमारे पास ये 4 अधिकार है कि क्या करे पुलिस हमें ये चीजें करे, पुलिस ये चीजें करे। These safeguards are not available to an enemy alien। ये चीजें एनिमी एलियंस के लिए अवेलेबल नहीं है। और ए पर्सन अरेस्टेड और डिटेन अंडर ए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर अरेस्ट किया गया है उसके लिए ये चीजें नहीं है, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर जो भी ऐड किया गया है उनका तो कोई ट्रायल ही नहीं है, उसको कोई कन्विक्शन ही नहीं है। ठीक है। The Supreme Court also ruled that the arrest and detention in the first part of the Article 22 does not cover arrest under the order of court, civil arrest, arrest on failure to pay the income tax and deportations of an alien। सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूल किया कि जो भी अरेस्ट और डिटेंशन है फर्स्ट पार्ट ऑफ द आर्टिकल 22 के जो फर्स्ट पार्ट है उसमें उस बेसिस पे अगर अरेस्ट किया गया है तो वो क्या क्या कवर नहीं करता, सिविल अरेस्ट को कवर नहीं करता। अरेस्ट ऑन फेलियर ऑफ पे द इनकम टैक्स अगर कोई फेल कर रहा है पे करने में, उसके बेसिस पे अगर क्या हुआ है, उसके बेसिस पे अगर डिटेंशन हुआ है तो उस पे भी ये कवर नहीं होगा जो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है। उसके बाद जो एलियन एनिमी है वो भी क्या करेगा, वो भी डिफेंड, उसके बाद वो भी कवर नहीं करेगा। फर्स्ट पार्ट आर्टिकल 22 का जो फर्स्ट पार्ट है वो भी इसको कवर नहीं करेगा। Then they apply only to an act of a criminal and quasi-criminal nature or some activity prejudicial to public interest। उसके बाद सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, सेकेंड पार्ट में कहता है the second part of Article 22 grants protections to persons who are arrested or detained under a preventive detention law। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, सेकेंड पार्ट कहता है कि ये उन लोगों के लिए है प्रोटेक्शन जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए अरेस्ट किया गया है, मींस प्रिवेंटिव डिटेंशन के पर्पज से अरेस्ट किया गया है, उनके लिए है ये प्रोटेक्शन। दिस प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजंस एज वेल एज एलियंस एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग। और ये सिटीजंस के लिए भी है, ये प्रोटेक्शन सिटीजंस के लिए भी है और एलियंस के लिए भी है, ये दोनों के लिए है, सिर्फ सिटीजंस के लिए नहीं है। ठीक है। पहला क्या प्रोटेक्शन है, the detention of a person cannot exceed 3 months unless the advisory board reports sufficient cause for extended detention। मींस डिटेंशन अगर हमने कर लिया तो 3 महीने से ज्यादा हम एक्सटेंड नहीं कर सकते जब तक कि एडवाइजरी बोर्ड ना बना ले या एडवाइजरी बोर्ड ना उसके ऊपर मुहर लगा दे। अब एडवाइजरी बोर्ड में कौन होगा, एडवाइजरी बोर्ड में होगा आपका हाई कोर्ट के जस्टिस या हाई कोर्ट के जज, ये होंगे एडवाइजरी बोर्ड में, या जो हाई कोर्ट से रिटायर्ड हो गए वो होंगे एडवाइजरी कमेटी में, या फिर जो हाई कोर्ट के जज के लेवल तक नॉलेज है, ठीक है, वो हो सकते हैं इसके जज, इसके एडवाइजरी कमेटी के मेंबर्स। दिस बोर्ड इज कंसिस्ट ऑफ ए जज ऑफ हाई कोर्ट। ये बोर्ड के पास, ये बोर्ड में कौन कौन कंसिस्ट होगा, हाई कोर्ट के जज। मींस जब तक कि 3 महीने तक हम रख सकते हैं डिटेंशन में बिना पूछे। उसके बाद अगर 3 महीने से एक्सटेंड करनी है चीजें तो क्या करना पड़ेगा, एक आपको एडवाइजरी बोर्ड बनाना पड़ेगा और उसके मोहर के अकॉर्डिंग हम उसको डिटेन करके रख सकते हैं। ठीक है। द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेन्यू, हाउएवर द फैक्ट्स कंसीडर्ड टू बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट नीड नॉट बी डिस्क्लोज्ड। ग्राउंड ऑफ डिटेंशन बताना होगा
मीन्स क्या ग्राउंड से हमने किस बेसिस पे हमने डिटेंशन किया है आपको वो बताना होगा। दूसरी बात भी ये है, ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात ये है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट पे वो बताना जरूरी नहीं है तो नहीं भी बता सकता है कि किस बेसिस पे आपको अरेस्ट किया गया है या आपको डिटेंशन दिया गया है। ठीक है, एक तो पहली बात है कि बताना चाहिए, और अगर पब्लिक इंटरेस्ट पे ये जरूरत नहीं है कि बताना जरूरत है या उसको रीजन बताना जरूरी है कि हाँ हमने किस बेसिस पे आपको अरेस्ट किया, तो वो नहीं भी बता सकते हैं। दूसरी बात होगी प्रिवेंटिव डिटेंशन की। तीसरी बात है द डिटेनी should be afforded an opportunity to make a representation against the detention order। मीन्स क्या होना चाहिए, डिटेनी के पास क्या होना चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि वो क्या दे, डिटेंशन जो डिटेंशन ऑर्डर है उसके रिप्रेजेंटेटिव को अपॉर्चुनिटी दे। मीन्स एक रिप्रेजेंटेशन बनाने का अपॉर्चुनिटी दे कि आप एक रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम आपको डिटेंशन करेंगे। मीन्स आप एक डिटेंशन, आप एक क्या क्या बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ठीक है, जिस बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, जिस बेसिस पे आपको हम डिटेन कर रहे हैं। ठीक है, ये तीन बातें होगी। आर्टिकल 22 also authorizes the parliament to prescribe the circumstances and the classes of cases in which a person can be detained for more than 3 months under a preventive detention law without obtaining the opinion of the advisory board। आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट क्या कर सकता है, पार्लियामेंट को ऑथोरिटी देता है आर्टिकल 22 कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है, प्रिस्क्राइब कर सकता है या नियम बना सकता है। क्या नियम बना सकता है, द सर्कमस्टांसेस एंड द क्लासेस ऑफ केसेस इन विच ए पर्सन कैन बी डिटेंशन। क्या सर्कमस्टांसेस होगा और क्या केस का क्लास होगा जिस बेसिस पे क्या होगा, डिटेंशन होगा विदाउट द ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। बिना एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन से क्या कर सकता है, पार्लियामेंट एक लॉ बना सकता है जिसमें क्या लिखा होगा कि किस क्लास के बेसिस पे किस सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे हमने डिटेन किया है या किस क्लास के बेसिस पे हमने डिटेन किया है। ये क्या करना पड़ेगा, बिना एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन से ये लॉ बना सकता है कौन, पार्लियामेंट। ठीक है, ये लॉ बना सकता है पार्लियामेंट। उसके बाद द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच ए पर्सन कैन बी डिटेन्ड इन एनी क्लासेस ऑफ केसेस अंडर ए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, कितना दिन तक रहेगा, कितना दिन तक हम डिटेन कर सकते हैं, ये भी कौन बनाएगा, ये भी नियम पार्लियामेंट बना सकता है कि कितना दिन तक हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय एन एडवाइजरी बोर्ड इन एन इंक्वायरी, और इन चीजों को इंक्वायरी में एडवाइजरी बोर्ड को ये प्रोसीजर्स फॉलो करना पड़ेगा। इसके अगेंस्ट भी क्या कर सकता है, इसके अगेंस्ट भी पार्लियामेंट क्या कर सकता है, एक नियम बना सकता है। ठीक है, the 44th Amendment Act of 1978 has reduced the period of detention without obtaining the opinion of the advisory board from 3 to 2 months। मीन्स 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में क्या हुआ था कि जो 3 महीने का डिटेंशन पीरियड था उसको घटा करके 2 महीने का कर दिया था बिना एडवाइजरी कमेटी के ओपिनियन से पार्लियामेंट ने। However, this provision has not yet been brought into force। लेकिन क्या है कि अभी तक इन चीजों को नहीं लाया गया है फोर्स में। Hence, the original period of 3 months still continues। इसलिए अभी भी 3 मंथ कंटिन्यू किया जाता है डिटेंशन पीरियड को। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिवाइडेड द लेजिस्लेटिव पावर्स विद रिगार्ड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, लेजिस्लेटिव पावर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसमें पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में। पार्लियामेंट क्या कर सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर क्या कर सकता है डिटेंशन वाले केस में, द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव ऑथोरिटी टू मेक ए लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर रीजन कनेक्टेड विद डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट किस किस बेसिस पे क्या कर सकता है, किस किस बेसिस पे नियम बना सकता है, पार्लियामेंट बना सकता है जिस बेसिस पे जो कनेक्टेड है डिफेंस से, फॉरेन अफेयर से और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से। इन तीनों चीजों से जो चीजें कनेक्टेड है उनके बेसिस पे पार्लियामेंट नियम बना सकता है डिटेंशन का। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर क्या कर सकता है, बोथ द पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन कंकरेंटली मेक ए लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर रीजंस connected with the security of state, the maintenance of public order, and the maintenance of supplies and service essential to the community। इस बेसिस पे दोनों लोग बनाएंगे, बोथ द पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर। किस किस बेसिस पे बनाएंगे, रीजन्स कनेक्टेड विद द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, स्टेट के सिक्योरिटी के बेसिस पे, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विस एसेंशियल। इस बेसिस पे क्या होगा, इस बेसिस पे कानून बना सकता है कौन, स्टेट और पार्लियामेंट दोनों मिल करके। ठीक है,
प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ अभी तक बहुत सारा बन गया है, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 एक्सपायर्ड इन 1969, इसी के बेस पे क्या किसको अरेस्ट किया गया था, ए के गोपालन को इसी एक्ट के अकॉर्डिंग इसको अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया था। उसके बाद मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, इसको भी 1978 में बंद कर दिया। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट नासा 1980, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1980, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट टाडा 1985, इसको 1995 में क्या कर दिया, रिपेल्ड कर दिया। प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक ऑफ इन नाइकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1988, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा 2002 में, इसको 2004 में रिपेल्ड कर दिया गया। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए 1967, इसको 2004 में अमेंड किया गया, 2008 में अमेंड किया गया, 2012 में अमेंड किया गया और 2019 में अमेंड किया गया। इतना नियम हमारा बना था प्रोटेक्शन इसमें आर्टिकल 22 में, मींस डिटेंशन के प्रोटेक्शंस में, ठीक है। उसके बाद इट इज अनफॉर्चुनेट टू नो दैट नो डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड हैज मेड प्रिवेंटिव डिटेंशन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज हैज डन इन इंडिया। कहने का मतलब है ये एक अनफॉर्चुनेट है ये जान करके कि जो हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बनाया है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में नहीं बनाया गया इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट बनाया। हमारे देश में क्या हुआ है, हमारे देश में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये वर्ल्ड के किसी भी देश में नहीं है, ये हमारा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या कर सकता है, बहुत मिसयूज हो सकता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का यूज कर सकता है। मान ले जाए कोई टांग अड़ा रहा है बार बार, तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कर करके डाल दिया जेल में, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट तो उसके ऊपर कानून बना सकती है। तो ये इन चीजों का मिसयूज हो सकता है, इसलिए ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारे लिए अनफॉर्चुनेट है। ये ऐसा इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश में नहीं है, ठीक है। उसके बाद इट इज अननोन इन यूएसए में तो मालूम ही नहीं है, यूएसए में तो पता ही नहीं है। उसके बाद इट वाज रिस्टोर्ड इन द ब्रिटेन ओनली ड्यूरिंग फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटेन में रिटेन किया गया था। इन इंडिया प्रिवेंटिव डिटेंशन एग्जिस्टेड इवन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इंडिया में प्रिवेंटिव डिटेंशन ब्रिटिश रूल के टाइम पे भी एग्जिस्ट कर रहा था और अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल द बंगाल स्टेट प्रिजनर्स रेगुलेशन ऑफ 1818 एंड डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 प्रोवाइडेड फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन। मेरे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे जो बंगाल स्टेट प्रिजनर्स रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1818 था और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 था, ये क्या है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था इस टाइम पे, ब्रिटिश इंडिया टाइम पे, ठीक है। तो ये हमारे लिए अनफॉर्चुनेट है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, हमारा इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। ये नहीं होनी चाहिए थी। मेरा अगर पर्सनल चॉइस हो तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट क्या होना चाहिए, वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, विश्व के कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो सकता है। क्या मिसयूज हो सकता है इसका मिसयूज होने का ये कारण है कि कुछ भी चीजों को बोल करके क्या कर दिया गया, किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया, और ये तो बिना ट्रायल के बिना कोर्ट में पेश हुए प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ठीक है। तो ये लेक्चर हमारा या ये आर्टिकल हमारा आर्टिकल 22 यही खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।